हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इजी टॉपिक है, आप कर सकते हो अपने से, ठीक है। बट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहाँ से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 to 3 क्वेश्चन का वेटेज है इसका, और वो भी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वी हैव 5 एप्लीकेशंस, बट इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट वाली एप्लीकेशन है वो ही डिस्कस करेंगे। 5 कौन कौन सी है? मैक्सिमा मिनिमा है सबसे इंपॉर्टेंट, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये 3 जो वी आर गोइंग टू डिस्कस। रिमेनिंग टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एंड अप्रोक्सीमेशन, ये 2 मैं नहीं डिस्कस करने वाला। यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयरली बनता है, आप अपने से कर लीजिएगा। जो 3 इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले चलते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल से। और अगर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की मैं बात करूं तो अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा के आप देखोगे तो यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ रहा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और वो भी इजी लेवल का, केवल बेसिक्स आपको अप्लाई करने हैं। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में हम बात करें तो सबसे पहले यहां आता है कि इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ 2 से 3 कॉन्सेप्ट हैं, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, और एंगल बिटवीन 2 कर्व, यही टॉपिक है 2 से 3। सो क्विकली डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव ए कर्व, ओके, y इक्वल टू एफ एक्स, वी हैव ए कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, and for that at particular point P and coordinate we have x1 y1, we have to find equation of we have to find equation of tangent. So given है एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और उसके किसी पॉइंट x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्लोप चाहिए हमको, और आपको पता होगा यहाँ स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं। जो m होता है वो इक्वल टू होता है tan थीटा के, एंड दैट इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ द गिवन कर्व एट द पॉइंट x1 y1, यही होता है स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी इक्वेशन मेरे को लिखनी हो तो कैसे लिखूंगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू, देखिए अगर स्लोप मिल गया तो इक्वेशन कैसे लिखोगे? यूजिंग पॉइंट्स लॉ फॉर्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, जहां पे m क्या है? dy बाई dx एट द गिवन पॉइंट x1 y1। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना चाहूं तो नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज t एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से m। सो इक्वेशन ऑफ Pn दैट विल बी नॉर्मल। सो सबसे पहले नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? ओके, नॉर्मल के लिए मैं बात कर रहा हूं, व्हाट विल बी द स्लोप? दैट विल बी, नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे ना, सो माइनस 1 बाई dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1, यही होगा। सो पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, इक्वेशन लिख दीजिए। सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी व्हाट? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y माइनस y1 इक्वल टू m, मीन्स ये होगा माइनस dx बाई dy एट द पॉइंट x1 y1 एंड x माइनस x1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस चलते हैं। अगर टेंजेंट x एक्स के पैरेलल हो तो स्लोप क्या होगा? 0। अगर टेंजेंट x एक्स के परपेंडिकुलर हो तो स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी। अगर टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो तो स्लोप क्या होगा? प्लस माइनस 1। जो भी लाइन के लिए कंडीशन थी 2D में, वो सेम कंडीशन यहाँ चलेंगी टेंजेंट के लिए, क्योंकि टेंजेंट भी एक लाइन ही है ना, ठीक है। तो वो कंडीशन याद रखना, x एक्स के पैरेलल dy बाई dx इक्वल टू 0, y एक्स के पैरेलल dy बाई dx इन्फिनिटी, और इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस dy बाई dx विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है सब टेंजेंट और सब नॉर्मल के बारे में और इनकी लेंथ फाइंड करने में। तो मैं पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं PM, सो ये PM की लेंथ क्या होगी? क्या ये y होगी?
वाई कोऑर्डिनेट ही तो होगा ये इस पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे ये लेंथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बनता है कि टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, नॉर्मल की लेंथ क्या होगी, सब टेंजेंट क्या होगा, सब नॉर्मल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये PT है ये तो होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंड ये जो PN है ये होगी लेंथ ऑफ नॉर्मल, TM सब टेंजेंट और MN ये होगा सब नॉर्मल। इनकी लेंथ क्या होगी, यहाँ डेरिवेशन पार्ट में नहीं जा रहे, डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय मॉड ऑफ y रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई y1 होल स्क्वायर, जहां पे y1 क्या है, y1 है यहाँ पे dy बाई dx एट दैट पॉइंट x1 y1। ठीक है, लेंथ ऑफ सबटेंजेंट, सबटेंजेंट होगा y बाई y1, y1 वही सेम है। सिमिलरली लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की लेंथ क्या होगी यहाँ पे बता दीजिए, दैट विल बी y रूट ओवर 1 प्लस y1 होल स्क्वायर। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वो क्या होगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल विल बी इक्वल टू y इंटू y1, जहां पे y1 क्या है, dy बाई dx एट दैट गिवन पॉइंट। ठीक है, तो ये याद रखना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये चारों फॉर्मूलाज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है एंगल बिटवीन टू कर्व। अगर दो कर्व के बीच में एंगल फाइंड करना हो, वो कैसे फाइंड करेंगे, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो देखिए आपको पता होगा कॉन्सेप्ट, नहीं पता तो याद रखना, जब भी किन्हीं दो कर्व के बीच में एंगल की बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो एंगल उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट बनेंगी उन्हीं के बीच होगा। जब भी एंगल बिटवीन टू कर्व बात कर रहे हैं थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट बनेंगी दोनों कर्व के लिए, उनके बीच में जो एंगल होगा वही इन दोनों कर्व के बीच में एंगल होगा। ठीक है, तो याद रखना, अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊं और एक टेंजेंट यहाँ पे इसके लिए बनाऊं, तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वही इन दोनों कर्व के लिए एंगल होगा। और किन्हीं दो लाइन के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, tan थीटा, याद होगा आपको कोऑर्डिनेट m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, यही तो होता था एंगल बिटवीन टू लाइन। और यहाँ पे टेंजेंट भी तो लाइन ही है, जहां पे m1 है अपना, आप बोल सकते हो f डैश ऑफ x1 और m2 है g डैश ऑफ x1। मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 पे जो इनके स्लोप होंगे इन दोनों टेंजेंट के, वही m1 m2 होंगे। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एंगल बिटवीन टू कर्व मिल जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन चलती है, इफ द गिवन कर्व्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ कर्व्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो m1 m2 विल बी इक्वल टू -1। मीन्स इन दोनों के लिए जो dy बाई dx हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उनका प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, आपके बोर्ड में भी और जेई में भी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों कर्व के लिए जो प्रोडक्ट है स्लोप का वो -1 होगा। ये है अपना y इक्वल टू एफ एक्स के लिए dy बाई dx, और ये है अपना y इक्वल टू जी एक्स के लिए dy बाई dx। ठीक है, याद रखना, अगर ये टेंजेंट्स पैरेलल हो तो दो लाइंस कब पैरेलल होती हैं, जब दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, देन दीज लाइंस विल बी पैरेलल, टेंजेंट्स विल बी पैरेलल। ठीक है, ये सब था टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में, ध्यान रखना। अगली एप्लीकेशन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, या बोल सकते हो मोनोटोनिक फंक्शन, या मोनोटोनिसिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सेम ही चीज है। यहाँ पे मतलब क्या है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब उनको पहचानेंगे कैसे, और अगर फंक्शन गिवन हो तो क्या कंडीशन होगी जिसके लिए वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग से मतलब क्या है, जैसे अपने पास में एक ग्राफ है, लेट्स सपोज दिस वन, और एक ग्राफ है जो ऐसे जा रहा है, फिर कहीं कांस्टेंट हो रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है,
तो ये ग्राफ है जो हमेशा कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, कहीं भी कांस्टेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, कहीं भी कोई कांस्टेंट नहीं बन रहा, और इसको बोलते हैं ये ओवरऑल इंक्रीजिंग है, चाहे बीच में कांस्टेंट है या नहीं, ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये पहचानते कैसे हैं? मैथमेटिकली अगर दो में यहां से x1 और x2 लूं, लेट्स से देयर आर 2x1 x2, टू वैल्यूज ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, सो x1 इज लेस देन x2 है। इसके लिए व्हाट अबाउट द फंक्शन, x1 पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो x2 पे वैल्यू के भी छोटी होगी, सो क्या बोल सकते हैं f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। अगर ऐसी कंडीशन कहीं मिल रही है x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, विल से द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस वाले केस में इक्वलिटी भी आ जाएगी, क्योंकि लेट्स सपोज x1 और x2 दोनों यहीं से ले लिए। ठीक है, तो इफ x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2, तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन बहुत कम यूज करेंगे, विल यूज रेयरली। तो क्या कंडीशन यूज करेंगे? जब भी इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं f डैश x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और ये है इंपॉर्टेंट कंडीशन जिससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पे बनेगी f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए अगर ये इसकी बात करूं तो f डैश x 0 है ना, ये पैरेलल है x एक्सिस के, तो dy बाई dx 0 होगा, तो इक्वलिटी इसमें आएगी, इसमें इक्वलिटी नहीं आएगी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग वाला केस। ठीक है, तो ये दो पार्ट होते हैं इंक्रीजिंग के बारे में। और अगर कोई फंक्शन कंप्लीटली इंक्रीजिंग है या कंप्लीटली डिक्रीजिंग है, उसको ही बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ है तो वो मोनोटोनिक नहीं होगा एट ए टाइम। आगे बढ़ते हैं डिक्रीजिंग के बारे में। सो सेम ग्राफ अगर मैं डिक्रीजिंग के बारे में बात करूं तो ऐसा मान लीजिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और कोई डिक्रीज हो रहा है, फिर बीच में कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है। ओके, सेम चीज। तो ये तो होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये होता है ओनली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब वही अगर मैं दो x1 x2 लूँ यहाँ पे, x1 और x2, सच दैट ये x1 x2 इसके डोमेन में होनी चाहिए, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। देखिए x1 पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी x2 पे वैल्यू के। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिमिलरली अगर मैं यहां बात करूं x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। यहां ओनली ग्रेटर देन होगा, वहां इक्वलिटी आएगी, सेम लाइक इंक्रीजिंग, तो ये होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट अगेन ये कंडीशन ये नहीं यूज करेंगे, फिर क्या यूज करेंगे? f डैश x शुड बी लेस देन 0, तो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। सिमिलरली यहाँ f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इनसे हम पता लगाएंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। और मोस्टली यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरवल फाइंड करने से, दे देगा कि गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बताइए कौन से इंटरवल में, या डिक्रीजिंग है तो बताइए कौन से इंटरवल में। तो क्या करेंगे? f डैश x ले लेंगे, और अगर इंक्रीजिंग की बात करें तो f डैश x ग्रेटर देन 0 कंडीशन अप्लाई करेंगे, वहां से वो इंटरवल फाइंड करेंगे जिसमें ग्रेटर है, यूजिंग वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वो आपको आना चाहिए। तो ये था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में। आगे चलते हैं, लास्ट वन, वो भी इंपोर्टेंट है, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू होती क्या है? जैसे मैं सिंपली आपसे बात करूं, मेरे पास ये दो ग्राफ है लेट सपोज, ठीक है, और ये कोई x इक्वल टू ए पॉइंट है, ये कोई x इक्वल टू ए पॉइंट है। अगर इस ए पॉइंट के नियर बाई इंटरवल में मैं वैल्यूज चेक करूं, एक तो वैल्यू है x इक्वल टू ए पे अपने पास में, इसके नियर बाई इंटरवल में मीन्स एक्स ए माइनस एच और ए प्लस एच में अगर मैं वैल्यू चेक करूं, और ये x इक्वल टू ए पे जो वैल्यू है f ऑफ ए वो इन दोनों वैल्यू से ग्रेटर हो, नियर बाई इंटरवल में अगर सबसे बड़ी वैल्यू यही है तो इस वैल्यू को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा।
और अगर यहाँ पे जो एफ ऑफ ए वैल्यू है वो नियर बाई से बिलो है, कम है, नियर बाई इंटरवल में जो भी वैल्यूज हैं उनसे अगर ये वैल्यू कम है, या इस पर्टिकुलर नियर बाई डोमेन में, नियर बाई इंटरवल में अगर सबसे छोटी वैल्यू एफ ऑफ ए ही है तो ये होगी लोकल मिनिमा। सो ध्यान रखना ऐसे केस में हमेशा लोकल मैक्सिमा बनती है। अब ये लोकल ग्लोबल भी हो सकती है, इट विल डिपेंड अपॉन योर क्वेश्चन। ये लोकल मैक्सिमा होती है और इसको लोकल मिनिमा बोलते हैं। कंडीशन नियर बाय इंटरवल में ये सबसे छोटी होनी चाहिए तो मिनिमा, और नियर बाय इंटरवल में ये सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए तो लोकल मैक्सिमा। बट नियर बाय इंटरवल में वैल्यू फाइंड करने नहीं जाएंगे हम, तो कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए डिफरेंट केसेज हैं अपने पास में। बेसिकली दो मेथड चलते हैं यहाँ पे, कौन कौन से? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट, एक टर्म आती है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा या क्रिटिकल पॉइंट, वो क्या होता है देखिए। सो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है उसके बारे में जानना होगा आपको। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। ये दोनों कंडीशन जहां चल रही हैं, पहली चीज तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने पे जो एक्स की वैल्यूज मिली वो क्रिटिकल पॉइंट होंगी, या फिर जो आपका एफ एक्स है वो जिन पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है वो वाले पॉइंट, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और यहां से जो एक्स की वैल्यूज मिल रही हैं अल्फा बीटा गामा जो भी, ये सारी वैल्यूज होती हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। और जब भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो इन्हीं पे वो मिलती है, मीन्स क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही हमेशा लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिलेगी, याद रखना। ठीक है, तो इनको कुछ बुक्स में आप देखोगे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम भी बोलते हैं। ओके, सो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? ये दो कंडीशन। तो कई बार आपको क्वेश्चन में ये देगा कि x इक्वल टू ए इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन, तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि उस a पे एफ डैश एक्स हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट जब भी बोले मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश अल्फा हमेशा 0 होगा, ये मतलब होता है क्रिटिकल पॉइंट का। अब क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए तो मैक्सिमम मिनिमा कैसे बताएंगे? तो दोनों मेथड पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला मेथड यहां चलता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये टेस्ट क्या है? बेसिकली ये जुड़ा हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से ही। जैसे मैंने बताया ये मैक्सिमा बन रही है अपने पास में, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए। तो इस a से पहले देखिए क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इस a के जस्ट बाद से क्या फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। अगर ये वाली कंडीशन चले कि a के जस्ट पहले कोई फंक्शन इंक्रीजिंग था और बाद में डिक्रीजिंग हो गया, तो क्या बोल सकते हैं कि a पे हमेशा लोकल मैक्सिमा बनेगी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग को फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे बताते हैं? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0। मीन्स a से अगर मैं लेफ्ट टू राइट पास हो रहा हूं और a से पहले अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव था और बाद में नेगेटिव हो गया तो x इक्वल टू ए पे हमेशा मैक्सिमा मिलेगी। अब आप बोलोगे सर ये a कैसे फाइंड करें? तो a देखिए, क्या a पे जो टेंजेंट होगी वो x के पैरेलल नहीं होगी? तो क्या एफ डैश एक्स को 0 करने से यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो a नहीं होगी? तो सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 करना है, वहां से एक x की जो वैल्यू मिली वो ही a होगी। ठीक है, अब उस a से पहले देखना है एफ डैश एक्स का साइन, उससे बाद में देखना है एफ डैश एक्स का साइन। तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा है a को पास करने पे, तो वहां पे हमेशा बनेगी लोकल मैक्सिमा। ठीक है, सिमिलरली अगर यही केस मिनिमा के लिए लगाना चाहिए तो x इक्वल टू लेट से b, तो यहां डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जा रहा है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का साइन कैसे चलेगा? एफ डैश एक्स पहले नेगेटिव था और फिर पॉजिटिव हो गया, पहले डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो वहां पे हमेशा बनेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो ध्यान रखना, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बन रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा है तो लोकल मैक्सिमा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन रहा है,
मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव बन रहा है तो लोकल मिनिमा। अब आपको कईयों को डाउट आ रहा है सर साइन चेंज ही नहीं हुआ तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह गया, नेगेटिव से नेगेटिव रह गया, वो एक केस भी है। उस केस में हम बोलते हैं कि पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव बोलता है तो वहां पे ना लोकल मैक्सिमा होगी ना मिनिमा होगी, तो क्या होगा, वो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये तीनों केस चलते हैं। ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, याद रखना है इसको। आगे चलते हैं सेकंड ऑर्डर पे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसकी हेल्प से कैसे बता सकते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सेकंड ऑर्डर, तो टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ एक्स, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से कुछ x की वैल्यू मिलेंगी, लेट से ए बी सी डी, मीन्स क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे सबसे पहले, फिर डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। अब इन क्रिटिकल वैल्यूज के लिए इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कैसे बनता है, अगर एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0 मिला, अगर एफ डबल डैश एस बी, सॉरी ए पे ही चल लेते हैं, ए लेस देन 0 मिला, वो क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, डबल डैश फाइंड करेंगे और उसमें वो क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, या तो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। अब आप उसमें से कुछ बोल रहे हो कि सर 0 भी तो मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, या 0 मिलेगा, ये तीन ही केस होंगे। तो अगर जब भी ये ग्रेटर देन 0 मिले तो उस x इक्वल टू ए पे हमेशा ग्रेटर 0 मिल रहा है तो हमेशा मिनिमा मिलेगी, हमेशा मिनिमा मिलेगी, और लेस देन 0 पे x इक्वल टू ए पे हमेशा मैक्सिमा मिलेगी। ठीक है, और इक्वल टू 0 या मिला तो ये केस फेल हो जाएगा, केस विल फेल, विल गो फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है अपने पास में, वो भी मैं बता दूंगा। तो क्या याद रखना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कीजिए, फिर क्या करना है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा, 0 तो फर्स्ट ऑर्डर, या फिर 0 मिलता है तो हायर ऑर्डर टेस्ट पे जाइए। हायर ऑर्डर टेस्ट क्या होता है देख लीजिए, मैं बता देता हूं। हायर ऑर्डर टेस्ट में क्या करते हैं, यो जो पर्टिकुलर पॉइंट ए है उसी को चेक करते हैं। अगर एफ डैश ए, फिर एफ डबल डैश ए, फिर अगर ट्रिपल डैश ए, ये अगर 0 मिलते जा रहे हैं, अगर मैं n टाइम डेरिवेटिव कर दूं और फिर भी 0 मिल रहे हैं, और अगर n+1 टाइम अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं और वो नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। अब दो केस हैं, अगर n ओड होगा, n ओड होगा तो वो ही चेक करेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो n+1 टाइम डिफरेंशिएट किया। अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा, ठीक है, और n+1 a ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब नॉट इक्वल टू 0 हुआ तभी तो ये केस लिया, तो सेम वही फॉलो करेंगे, ग्रेटर तो मिनिमा और लेसर तो मैक्सिमा। सेकेंड, अगर n इवन हुआ तो उस पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमा होगी नॉर मिनिमा। ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पे n आपका कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज थर्ड टाइम करने पर ही नॉट इक्वल टू 0 मिल गया, या थर्ड टाइम पे नहीं मिला, फोर्थ टाइम पे करने पे 0 मिला। तो जब भी इवन टाइम पे 0 कर, इवन टाइम पे ये a सब्स्टिट्यूट करने पे नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है तो डायरेक्टली बोल देंगे, और ऑड टाइम डेरिवेटिव करने पे जब 0 मिल रहा है नॉट इक्वल टू 0 तो वही केस वापस से अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इवन और ऑड टाइम पे डेरिवेटिव जो मिल रहा है आपको इस पर्टिकुलर ए पे। ये था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यही दो ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ फॉलो करने वाले हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए। यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी आती है, उन्हीं में भी यही यूज में लेंगे अपन। अब यहाँ पे कुछ मीन वैल्यू थ्योरम अपने पास में, वो भी देख लीजिए, उनसे भी क्वेश्चन बनता है। मीन वैल्यूज थ्योरम है, दो चलती हैं बेसिकली यहाँ पे। सबसे पहले हो है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम बेसिकली क्या है मैं बता देता हूँ स्टेटमेंट। अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहली कंडीशन
कंटिन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। सेकेंड कंडीशन डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल ए टू बी। ओके, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है ए और बी पे उस फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो रिजल्ट क्या है, देयर विल बी एटलीस्ट वन सी belongs to in this interval a to b such that f dash c will be equal to 0। ये रिजल्ट है। अगर ये तीनों कंडीशन है कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, ये दोनों वैल्यू इक्वल, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल a से b में एक वैल्यू ऐसी होगी, मिनिमम एक वैल्यू, जिसके लिए f डैश c हमेशा 0 होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बात समझ में आई? ये था रोल्स थ्योरम। अब इसको रिवर्स में जाए तो क्या मिलेगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0 मीन्स सी यहाँ पे इसका क्या है, रूट है। किसका रूट है? उस फंक्शन के डेरिवेटिव का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब रोल्स थ्योरम फुलफिल होगी तो इस गिवन इंटरवल में एटलीस्ट वन रूट होगा फंक्शन के डेरिवेटिव का। गिवन इंटरवल में एटलीस्ट वन रूट होगा फंक्शन के डेरिवेटिव का। बात समझ में आई? तो कई बार ऐसे एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं इसको। दूसरा है यहाँ पे एलएमवीटी, वो भी सेम है, बस उसमें दो कंडीशन है, कंटिन्यूअस है ए टू बी में, ठीक है, ए टू बी में कंटिन्यूअस है, एंड ओपन ए टू बी में डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी हियर। ओके, वो कंडीशन नहीं है, तो रिजल्ट क्या है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सेम चीज, देयर विल बी एटलीस्ट वन सी belongs to in this interval a to b such that f dash c will be equal to f of b minus f of a divided by b minus a। एक ये रिजल्ट है अपने पास में, ठीक है, ये भी कई बार में यूज में होगा। तो ये सब था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो सारा डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इससे रिलेटेड पीवाईक्यू लेके। ओके, हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।